मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 10th का टॉपिक हाउ डू मैटर्स एंड नॉन मैटर्स रिएक्ट उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, इसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट देखिए ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल होता है जो ये बताता है जो एटम्स होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, जब तक उसमें पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तब तक जो है एटम्स जो है वो स्टेबल नहीं हो सकते। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, इनर्ट जो गैसेस होती हैं हमारी नोबल गैसेस, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ऑलरेडी कंप्लीट होता है, तो इसीलिए जो होती हैं वो नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं, इनर्ट होती हैं, क्योंकि उनका जो है आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब कि पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो भी ये रूल बताता है ऑक्टेट रूल उनका है, इसीलिए जो है वो आगे किसी भी एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। तो यही है हमारा ऑक्टेट रूल। अगर किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में जो है पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो क्या होगा? ज्यादातर रिएक्टिव माना जाएगा वो एटम और मॉलिक्यूल। ओके, आगे चलते हैं। एक और टर्म है इसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? ये क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं या फिर शेल्स होते हैं। ओके, जैसे कि ये देखिए एनर्जी लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं, एनर्जी लेवल्स, और इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4। ओके, ये क्या है? हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एन से। ओके, जैसे अगर एन वैल्यू जो होती है, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा? वो उतना ही हायर एनर्जी लेवल पे होगा इलेक्ट्रॉन जो है, और उसका शेल जो होगा वो भी बड़ा ही होगा। ओके, ये होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है वो कौन सा है। ये देखिए, जैसे कि एक एटम ले लीजिए, बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और जो अराउंड जो ये ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स एक पाथ होता है, ठीक है, जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, वो होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? शेल्स। ओके, और शेल्स के भी अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स। आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए शेल्स कौन कौन से हैं। पहला, न्यूक्लियस के बाहर वाला फर्स्ट वाला कौन सा शेल है? के, फिर एल, देन एम और एन। और के वाला कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है? 1, और एल वाला 2, एम वाला 3, एन वाला 4। ओके, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। आ गई समझ आपको? अब देखिए, ये जो जैसे कि हमारा अर्थ है, ओके, वो सन के अराउंड जो है मूव करता है, वैसे ही क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को आप सन मान लीजिए, और आले दुआले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक ऑर्बिटल पाथ में घूमते हैं, उसी तरीके से ये भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी तो एक पाथ चाहिए, तो वो भी क्या है? अपने अपने ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट जो हमारा ये शेल होता है के शेल, इसमें जो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, और एल शेल में कितने होते हैं? 8, एम शेल में कितने होते हैं? 18, और एन शेल में कितने होते हैं? 32। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैरी करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए शेल कौन सा था? के। अब मैंने क्या बताया था, ये क्या होते हैं? शेल्स या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल्स। अब एनर्जी लेवल जो लास्ट वाला शेल है उसकी ज्यादा होगी, जैसे जैसे कोई भी ऑर्बिटल है या फिर शेल है वो जितना दूर है ना न्यूक्लियस से उतना ही उसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा एक्साइटिंग स्टेट में होंगे कि वो जो नेक्स्ट एटम या फिर कोई भी अनदर मॉलिक्यूल आ रहा है आपस में रिएक्ट जल्दी हो जाएगा। ओके, अब देखिए के शेल और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एल का 2, एम का 3, एन का 4, ये सब क्या है? एनर्जी लेवल्स, शेल्स। उसके अंदर क्या होते हैं? के अंदर कौन सा शेल? सब शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं। ओके, एस होता है, के अंदर कौन सा सब शेल होता है? एस। एल के अंदर एस और पी, एम के अंदर एस पी डी, एन के अंदर एस पी डी एफ। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? एस जो सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? ओके, सब शेल्स के अंदर कितने हो सकते हैं? के अंदर ऑर्बिटल्स, एस के अंदर 1, ओके, एल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? ये सब शेल्स के अंदर। एस पी के अंदर कितने हो सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? 3, और एस पी डी एम शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? 5, और एन शेल के अंदर जिसके सब शेल्स कौन कौन से हैं? एस पी डी एफ, उनके अंदर कौन कौन से वो हो सकते हैं ऑर्बिटल्स? कितने नंबर? 7। क्लियर हो गया आपको? ईच
ऑर्बिटल्स होल्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने भी ये ऑर्बिटल्स हैं जो कि पर्टिकुलर सबशेल्स की बात चल रही है यहाँ पे, सबशेल्स जो एस के अंदर हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। ओके, तो 1 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि अगर एक ऑर्बिटल है तो अगर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, मस्ट कैरी, मतलब कि एक ऑर्बिटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है। यहाँ पे एक्सेप्शन है। ओके, एक ऑर्बिटल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा। अगर एस के पास एक ऑर्बिटल है, एस सबशेल के पास जो है एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए उसके सबशेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एस और पी है, उनके पास है 3 ऑर्बिटल्स, अगर 3 ऑर्बिटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे तो एस और पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट देखिए एसपीडी उसके कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। अगर 5 ऑर्बिटल्स जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर 7 ऑर्बिटल्स हैं और हमारे सबशेल कौन कौन से हैं? एसपीडीएफ, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हर एक शेल में 2। 7 इंटू 2 कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स पर शेल। अब KLMN की बात की गई है। पिछले जो इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको बता रही थी वो सबशेल के बारे में बता रही थी कि सबशेल जो है ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। ओके, समझ आ गई आपको? अब इलेक्ट्रॉन्स पर शेल, अब अगर हम बात करें शेल की, एक शेल में जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक शेल में क्या है? सबशेल है। ठीक है, सबशेल के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आई है शेल की, तो फर्स्ट के वाला जो हमारा शेल है, एनर्जी लेवल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और फिर एल वाले में 8 और एम वाले में 18, एन वाले में 32। आगे समझ आपको? अब देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जांपल ले लीजिए सोडियम क्लोराइड का। ओके, अब सोडियम है हमारे पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का क्या होता है? 17। और इसके जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है? जैसे कि सोडियम की कैसे है? 2, 8 और 1। ओके, के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, देन अगले वाले में 1। अब देखिए नेक्स्ट है ये 17 इसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है शेल्स में? 2, 8, कितने हुए? 10 एंड देन 7। आ गई समझ आपको? KLM। ओके, समझ आ गई? ऐसे है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखिए ये जो है इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, बट क्या है यहाँ पे? 1। तो ये क्या है? अनस्टेबल है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। अब ये यहाँ पे क्या है? क्लोरीन का 7 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? 8, और ये भी क्या है? अनस्टेबल। अब दोनों ने आपस में रिएक्ट करना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। अब देखिए सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1। और क्लोरीन के पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना आउटर मोस्ट शेल में। और ये क्या है? वैलेंस पड़ा हुआ है खाली। ओके, अब इसको फिल करने के लिए सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक इसमें बॉन्ड बन जाएगा। ओके, ये क्या है? मेटल। सोडियम और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। ओके, अब सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या फिर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ओके, आगे समझ आपको? अब जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है सोडियम, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, तो नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे? अनायन, और पॉजिटिव वाले को कटायन। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया? NaCl। हमारे पास प्रोडक्ट में आया कौन सा मॉलिक्यूल? सोडियम क्लोराइड। पर हमें पता है ना कि इसके अंदर ये कैसे बना है। ये इसके ऊपर क्या है? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि उसने क्या किया है? क्लोरीन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है सोडियम से।
अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, ये है एक एग्जांपल जो कि बताती है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। ओके,